विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की कला की जो राजनीति विज्ञान विषय है उसके भाग ब में जो इकाई नंबर 1 है उसके पहले अध्याय का जो नाम है वो है भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषताएं पढ़ने से पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि संविधान होता क्या है। यदि अपन बात करें संविधान, तो संविधान का सामान्य अर्थ यह है कि कानूनों और नियमों का वह संग्रह जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है उसे संविधान कहते हैं। मुख्य रूप से लोकतांत्रिक देश होते हैं, उनका अपना एक संविधान होता है और उस संविधान के अनुसार ही वो अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। भारत का संविधान है वो अचानक से नहीं बना, एक लंबी प्रक्रिया हो रही है। उस लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय इसमें लगा। संविधान सभा द्वारा इसको तैयार किया गया। संविधान सभा में जो व्यक्ति चुने गए उनमें से अलग अलग राज्यों से जो शिक्षित व्यक्ति थे उसमें शामिल हुए। उन्होंने अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उन संविधानों में जो अच्छे कानून थे, जो नियम थे, उन नियमों को हमारे संविधान में शामिल किया और उसके द्वारा संविधान सभा द्वारा एक लंबे विचार विमर्श के बाद विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है वो तैयार किया गया। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं। यदि विशेषताओं की बात की जाए तो भारत के संविधान की विशेषताएं अन्य देशों के संविधानों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। प्रमुख विशेषताओं की आज चर्चा अपन करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो विशेषता इसकी बताई गई है वो विशेषता ये है कि ये जनता द्वारा निर्मित, यानी इसमें जो इसकी प्रस्तावना है संविधान की, उस प्रस्तावना में यह बताया गया है कि हम भारत के लोग, जिससे तात्पर्य ये है कि ये जो संविधान तैयार किया गया वो भारत की जनता ने स्वयं अपनी इच्छा से तैयार किया गया, किसी विदेशी सत्ता द्वारा ये भारत की जनता पर थोपा नहीं गया और जनता इसे अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने स्वयं अपनी इच्छा से इसको बनाया, स्वयं हमने अपने ऊपर लागू किया है और स्वयं हम इसका पालन अपनी इच्छा से कर रहे हैं। संविधान है वो भारत का सर्वोच्च कानून। यहाँ के सभी पदाधिकारी, राजनीतिक संस्थाएं संविधान के अंतर्गत हैं, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है, कोई भी संस्था संविधान का उल्लंघन करती है तो निश्चित रूप से वो दोषी पाया जाता है, कानून का दोषी है और न्यायपालिका द्वारा उसे उचित दंड भी दिया जा सकता है। अब अपन इसकी जो प्रमुख विशेषताएं उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने अध्याय के अनुसार जो विशेषता आती है वो विशेषता ये है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। पहली जो विशेषता है अपने सिलेबस के अनुसार उसमें बताया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। इसका तात्पर्य ये है कि यह संविधान जनता ने स्वयं बनाया, अपनी इच्छा से बनाया और स्वयं अपने ऊपर लागू किया गया। किसी विदेशी सत्ता द्वारा हम पर यह थोपा नहीं गया है, नहीं हम पर लागू किया गया है। इस विशेषता के अंतर्गत अपन ये समझ सकते हैं कि हमारा संविधान अपनी इच्छा, हमारी इच्छा के अनुसार जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने उस समय देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे निर्मित किया था और इसे भारत पर लागू किया गया। लागू करने की यदि बात की जाए तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और यदि इसके निर्माण की बात की जाए, पूरा जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने इसे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार किया। अब आगे की इसकी जो विशेषता है उसकी बात अपन करने जा रहे हैं।
दूसरी इसकी विशेषता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य से क्या तात्पर्य होगा कि हमारा जो शासन का प्रमुख व्यक्ति वो वंशानुगत नहीं होता है, जनता द्वारा या जनता के चुने जो प्रतिनिधि होते हैं उसके द्वारा इसका चयन किया जाता है। हमारे देश में जो प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति है जैसे राष्ट्रपति, उसका पद वंशानुगत नहीं होता। यदि अपन बात करें ब्रिटेन की तो वहां राजा का जो पद है वो वंशानुगत होता है, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसके कारण भारत का जो संविधान है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि यहाँ की शासन व्यवस्था है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। साथ ही यहाँ का शासन का जो प्रमुख पदाधिकारी है, जो व्यक्ति है, कहने का तात्पर्य राष्ट्रपति है, वो भी जनता के द्वारा या जनता के चुने जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। इसके कारण भारत का जो संविधान है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जो परिभाषा है उसका जो अर्थ है उसको परिभाषित करता है। अब बात करते हैं अपन इसकी आगे जो तीसरी विशेषता है उसके संबंध में। भारतीय संविधान की जहां बात करें अपन तीसरी विशेषता की, तो तीसरी विशेषता के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान अन्य देशों के संविधानों के मुकाबले भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान। इसमें 395 अनुच्छेद, दुनिया के अन्य किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद नहीं। यदि अपन ब्रिटेन की बात करें तो उसका संविधान है वो आधा लिखित है और आधा अलिखित है। कहने का मतलब वो परंपराओं पर आधारित है, लेकिन भारत का संविधान ऐसा नहीं है। भारत का संविधान पूरी तरह से लिखा गया है। इसमें 395 अनुच्छेद है जो दुनिया के किसी भी संविधान में शामिल नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है। अब आगे अपन बात करते हैं चौथी विशेषता की। तो चौथी विशेषता के अंतर्गत आता है लिखित और निर्मित संविधान। लिखित एवं निर्मित संविधान। इसका अर्थ है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा लिपिबद्ध किया गया, विश्व के अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और उन संविधानों में जो अच्छे कानून थे, जो अच्छी बातें थी, अच्छे दो आदर्श विचार थे, उनको उनका अध्ययन करके हमारे संविधान में शामिल किया गया। इसके कारण हमारा संविधान है वो संविधान सभा द्वारा लिखा गया था, निर्मित किया गया था। अब अपन बात करते हैं पांचवी विशेषता। पांचवी जो विशेषता है उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि संसदीय शासन व्यवस्था को हमारे देश में अपनाया गया। संसदीय शासन व्यवस्था, ये संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में आप आगे के अध्याय में भी अध्ययन करेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था का तात्पर्य है कि इस संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। दो प्रकार की कार्यपालिका से तात्पर्य है कि ऐसे दो पदाधिकारी होते हैं जिनको संविधान द्वारा, एक को संवैधानिक पद दिया गया है जबकि उसकी शक्तियों का इस्तेमाल है वो कोई दूसरा व्यक्ति करता है। कहने का तात्पर्य हमारे देश में दो पदाधिकारी हैं, एक है राष्ट्रपति और दूसरा पदाधिकारी है प्रधानमंत्री। संविधान द्वारा जो संवैधानिक पद दिया गया है, सर्वोच्च पदाधिकारी है वो राष्ट्रपति को माना गया, लेकिन उनकी शक्तियों का जो इस्तेमाल है वो वास्तविक रूप में कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है वो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का इस्तेमाल करती है। जिसके कारण भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है और यही व्यवस्था राज्यों में भी अपनाएगी। जैसे राज्यों में राज्यपाल का पद है और दूसरा पदाधिकारी है मुख्यमंत्री। राज्यपाल और मुख्यमंत्री। एक राज्य में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है?
मुख्यमंत्री होता है। तो इस व्यवस्था को, जो संसदीय शासन व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमारे संविधान द्वारा हमारे देश में अपनाया गया। यदि अपन बात करें अमेरिका की, तो वहां पर संसदीय शासन व्यवस्था नहीं अपनाई गई। वहां पर जो व्यवस्था अपनाई गई है वो है अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका का एक व्यक्ति ही प्रमुख होता है। जैसे वहां पर जो प्रमुख पदाधिकारी होता है वो होता है राष्ट्रपति। संविधान के द्वारा जो शक्तियां दी गई हैं उनका वास्तविक रूप से इस्तेमाल राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं। अब अपन बात करते हैं आगे जो विशेषताएं दी गई है भारतीय संविधान की, उन विशेषताओं के बारे में। 5 विशेषताएं हमने पढ़ी। छठी विशेषता जो है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। छठा अपने पास जो पॉइंट आता है सिलेबस के अनुसार वो आता है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए थे ताकि देश में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सके, अपने जीवन को उसी ढंग से जी सके। इस हेतु भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए, कुछ जिम्मेदारियां दी गई ताकि देश के नागरिक होने के नाते हम उनका पालन करें। इसलिए हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया। यदि मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए। मूल रूप से हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे उनकी संख्या थी 7, और यदि वर्तमान की बात करें तो हमारे संविधान में वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या है 6। अब प्रमुख अधिकारों की बात करें, उन अधिकारों को अपन लिखें तो उसको लिखने के लिए अपने पास एक आसान सा फॉर्मूला है जिससे अपन क्रमवाइज एक अच्छे तरीके से उनको लिख सकते हैं। मूल अधिकारों को क्रमवाइज याद करने के लिए अपन सामान्य से एक सूत्र काम में लेते हैं। वो सूत्र आप याद करेंगे तो उससे आपको मौलिक अधिकार लिखने में आसानी होगी। क्रमबद्ध तरीके से आप मौलिक अधिकार लिख सकते हैं और उनका जो सूत्र है वो ये है, क्षमस्व, शौच, संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते, उपचार के लिए किए जाते। अब इस सूत्र के द्वारा अपन सारे जो मूल अधिकार है उसको क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए थे उनकी संख्या थी 7, वर्तमान में 6। अब वो 7वां जो अधिकार था जो समाप्त कर दिया गया था, मूल अधिकारों से हटा दिया गया, मूल अधिकारों की श्रेणी से उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वो अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार है वो अब हटा दिया गया है, मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं है। अब ये कौन सा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है। अपन बात कर रहे थे मूल अधिकारों को क्रमबद्ध तरीके से लिखने की, तो सबसे पहले इस सूत्र के अनुसार यदि अपन बात करें तो सम से तात्पर्य की समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अब फिर दूसरा अधिकार आता है अपने पास स्व, स्व से तात्पर्य स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरे नंबर पर आता है अपने पास शौ, शौ से मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर धैर्य से अर्थ लेंगे अपन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात करते हैं 5वें अधिकार,
पांचवा अधिकार पूरे संस्कृति शब्द से लिया गया है। इसका मतलब है कि शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अब बात करते हैं छठवें अधिकार, जो उपचार शब्द से इसका पूरा अर्थ निकालेंगे। उपचार से तात्पर्य संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठा जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मूल अधिकार वर्तमान में हमें दिए गए। कोई भी व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी इन अधिकारों से किसी दूसरे व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा कर रहा है तो निश्चित रूप से न्यायपालिका द्वारा उस जिसके अधिकारों का शोषण हो रहा है उसकी सुरक्षा की जाती है। और मूल अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो हमारे पास दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के अंदर। तो ये भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत हमें मूल अधिकार है। अब बात करते हैं मूल कर्तव्यों। साथ ही में ये ध्यान भी रखना है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86 में संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के या 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया है। शिक्षा का अधिकार, और यह अधिकार कौन से अधिकार के अंतर्गत दिया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में लागू है और इस अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक बालिकाएं हैं उनको अधिकार दिया गया है कि राज्य द्वारा उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक जो अनिवार्य शिक्षा है उसकी व्यवस्था राज्य करेगा। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमारा जो मूल संविधान लिखा गया था उसमें शामिल नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। जब ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय इनकी संख्या थी 10 और वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है वो हो गई है 11। मूल कर्तव्यों के मुख्य बात यह है कि यदि अपन इसका पालन नहीं करें मूल कर्तव्य का तो ये वाद योग्य नहीं, तो न्यायालय में अपन मांग नहीं कर सकते या कोई व्यक्ति है वो वाद दायर नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य ये कि मूल अधिकार वो वाद योग्य है जबकि मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकारों का हनन होने पर अपन न्यायपालिका से सहायता ले सकते हैं, अपने अधिकार की सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत जैसे पर्यावरण की रक्षा करना, राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान करना, तो इस प्रकार के 10 मूल कर्तव्य। इसी के अंतर्गत एक 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ दिया जिसमें माता पिता या जो संरक्षक है उनको कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वो अपने 6 से 14 आयु वर्ष के जो भी बालक बालिकाएं हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। और यदि वो ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी उस पर किसी प्रकार का वाद दायर नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही ये भी व्यवस्था कर दी गई है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत जो अनुच्छेद 21A या 21A है उसमें बालक बालिकाओं को अधिकार दिया गया है कि वो राज्य की व्यवस्था जो बालकों राज्य द्वारा जो शिक्षा की व्यवस्था है वो की जाएगी और ये शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होगी जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव राज्य द्वारा नहीं किया जाएगा। तो अब आगे वाली जो विशेषता है उसकी बात करते हैं। मूल कर्तव्य आगे भी अपने पूरा चैप्टर दे रखा है, मूल अधिकार मूल कर्तव्य, उसके बारे में अपन पूरा अध्ययन वहां कर लेंगे। अब आगे वाली जो विशेषता है उस विशेषता के अंतर्गत अपन बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व है क्या? पहले तो हमें ये ध्यान होना, ये सरकार को आगे जो अपनी योजनाएं हैं, अपने जो कार्य हैं, उनके लिए निर्देश देने का काम करते हैं। और हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए। इनके द्वारा सरकार अपनी जो आगे नीतियां, भावी नीतियां बनाएगी, कार्य करेगी, वो नीति निर्देशों को ध्यान में रखते हुए करेगी, ताकि एक जो देश में रहने वाले नागरिक हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा सके, देश का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक जो विकास है, आर्थिक विकास है, वो किया जा सके। तो इसी के साथ आगे जो अपन अध्ययन करेंगे आगे वाली क्लास में, उसमें अपन बाकी जो विशेषता रह गई है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।